दरियाए सिंध और शाहराह कराकरम, इन दोनों के किनारे थाकोट बस आखिरी शहर है। मैं थाकोट से चला तो करीब करीब सारी आबादी खुदा हाफिज कहने के लिए बाहर सड़क पर निकल आई। ज़रा आगे चला तो दरिया का रुख बदलने लगा। सड़क दूसरी जानिब मुड़ने लगी और दरियाए सिंध का साथ छूट गया। वो नीचे हज़ारा की वादियों में तरबेला डैम की तरफ निकल गया और मैं मानसहरा और एबटाबाद की जानिब चल पड़ा। बस यहाँ से बरहना पहाड़ ख़त्म हुए और सब्ज़ाज़ार शुरू हुए। दोनों तरफ चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त, सड़कों के किनारे बुलंदी से झुकी हुई गुलाब की बेलें जिन पर 7 पंखड़ियों और धीमे रंगों वाले गुलाब खिलते हैं। नीचे वादियों में जहाँ गांव और घास फूस के मकान दिखाई दिया करते थे, अब पत्थरों की नई साफ सुथरी उम्दा इमारतें नजर आने लगीं, जिन पर टीन की छतें अभी इतनी नई थीं कि धूप में झिलमिला रही थीं, और जिन गहरी वादियों में धूप की रसाई नहीं थी, वहाँ ठंडे ठंडे साए में पहाड़ी नाले हल्का हल्का शोर मचा रहे थे। जो बच्चे भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उनके हाथों में लकड़ियां थीं, जिनसे वो कभी किसी चट्टान को मारते, कभी खुद अपनी ही एक टांग को, मगर खुद रेवड़ छोड़कर जाने वाली बकरी को कभी किसी ने नहीं मारा। मैं पहाड़ों से नीचे उतर रहा था। नीचे से राहगीर ऊपर आ रहे थे। हम करीब से गुजरे तो उन्होंने सलाम किया, बल्कि सलाम में पहल की। कहीं औरतें पानी के घड़े उठाए जा रही थीं। गैर मर्द को आता देखकर उन्होंने घड़े का कांधा बदल दिया ताकि चेहरा घड़े की आड़ में छुपा रहे। कहीं कहीं गांव के स्कूलों में छुट्टी हुई थी। मलेशिया की वर्दी, पट्टू की टोपी और किरमिच के जूते पहने सैकड़ों बच्चे खुशी खुशी घरों को लौट रहे थे। जो बच्चे नजर नहीं आ रहे थे, उनके शोर से उनकी खुशी टपकी पड़ती थी। रफ्ता रफ्ता दरिया का शोर मध्यम पड़ गया और चीड़ की ऊंची शाखों में ठंडी हवा सरसराने लगी कि अचानक सड़क के किनारे बैठे हुए एक बुजुर्ग के गाने की आवाज सुनाई दी। के आदमी अल्लाह ने आप पसंद किया है। आदम पैगम्बरी अल्लाह ने आप पसंद किया है। पैगम्बर जो भी आया नूर का तजल्ला अल्लाह का रसूल है के आखिरी ज़माना को ये नीला छंग का इलाका था। सड़क के किनारे एक चाय खाने के सामने चारपाइयों पर बैठे हुए लोग निहायत गंदी प्यालियों में निहायत बदरंग चाय पी रहे थे, और सामने सड़क के दूसरे किनारे पर बैठे एक बुजुर्ग गाने में मसरूफ थे। खूब था उनका गाना। इंसान की तख्लीक से शुरू हुआ और किस्सा यूसुफ और जुलेखा की तरफ निकल गया कि अचानक उन्होंने नारे अल्लाहू भी बुलंद किया। है के माई जो देखा के थी रबा रे मिस्र शेर की अकमियानी के मेनू मिले यला यूसुफ पैगम्बरे कला के हज़रत जी सा पैगम्बर हज़रत जी सा पैगम्बर बीबी मरियम को बेटो के मरियम बेटी किसकी है अल्लाहू चाहे तमरे मुल्तनी फकीरा फकीर दोस्त अल्लाह को। मैं बुजुर्ग के करीब गया और उनसे पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे, मुझे छोड़ो और ज़मीन की फ़िक्र करो, वो बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है। और ज़मीन की फ़िक्र किसे नहीं, ये तो ज़मीन ही की फ़िक्र करने का ज़माना है। यही सोचता हुआ मैं अपने अगले पड़ाव पर पहुंचा तो देखा कि लोगों ने ज़मीन की दीवार उठा दी है और 2 पहाड़ों के दरमियान तीसरा पहाड़ खड़ा करके मेरे दरिया का रास्ता रोक दिया है। ये तरबेला डैम था, पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया पर खड़ा हुआ सबसे बड़ा डैम, और इसके पीछे दरिया का पानी जमा था। सच पूछिए तो तवानाई का बड़ा खजाना जमा था। मैं सोचने लगा कि यहाँ तरबेला से वहाँ ऊपर स्कर्दू तक पानी कैसा बिखरा हुआ था। उसकी तवानाई इकट्ठा कर ली जाए तो खुदा जाने क्या हो। इस पर मुझे मशहूर तारीखदां डॉक्टर अहमद हसन दानी की बात याद आ गई। वो एक मर्तबा एक जर्मन माहिर को थाकोट से स्कर्दू तक ले गए। माहिर ने जो दरियाए सिंध को चट्टानों से सर टकराते देखा
تو دانی صاحب سے جو کچھ کہا وہ انہوں نے مجھے بھی بتایا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمت دی ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اس میں تو اتنی طاقت ہے اس انڈس ریور کے پانی میں کہ آپ چاہیں تو پورے پاکستان کو اور پورے وسط ایشیا کو بجلی مہیا کر سکتے، پاور مہیا کر سکتے اگر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ اور جس کسی نے دریائے سندھ کو دیکھا ہے، اس کی توانائی کا اندازہ لگانے کے لیے اس کا ماہر ہونا ضروری نہیں۔ برہنہ آنکھ بتا دیتی ہے کہ اس کی قوت کو سمیٹا جائے تو پوری سرزمین کی جھولی بھر جائے۔ خیر، یہ لمبی بحث ہے۔ تربیلا ڈیم تک پہنچنے کے لیے میں سیکیورٹی کے مرحلوں سے گزرا۔ نام، ولدیت، قوم، سکونت، یہ سب درج کرا کے اونچی نیچی پہاڑیوں میں بل کھاتی سڑکوں سے گزر کر میں اس جگہ پہنچا جہاں سامنے تربیلا ڈیم کھڑا تھا۔ وہ منظر دیکھا تو جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیم کے اوپر سے گزر کر میں اس جگہ پہنچا جہاں سے ڈیم کے نظارے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ باغ لگے ہیں، پھول کھلے ہیں، چائے خانے میں پشتو ریکارڈ بج رہے ہیں اور باپ اپنے بچوں کو کاندھوں پر بٹھائے تربیلا ڈیم دکھانے لا رہے ہیں۔ وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انہی میں ممتاز حسن بھی تھے جو سن 79 سے سن 81 تک تربیلا ڈیم کی تعمیر کے کام میں خود بھی شریک تھے۔ میں نے ممتاز حسن سے پوچھا کہ جب یہ ڈیم پورا ہوا، اس کا سارا کام ختم ہوا، اور جیسے مصور پیچھے ہٹ کر اپنی بنائی ہوئی تصویر دیکھتا ہے، ویسے ہی اس کے معماروں نے پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا ہوگا، اس روز یہاں کام کرنے والے ہزاروں لوگوں کی کیا حالت تھی۔ اس وقت لوگوں کے تاثرات تو کچھ خوشی سے ہمکنار تھے، اور جب یہاں سے ٹی جی وی کمپنی، ڈیلنگم کمپنی اور ایک دوسرا ڈیکو کمپنی تھا، جب انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا اور وہ جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے گاڑیوں پر یہ مشینری لاد کے انہوں نے واپس لے جاتے۔ تو راستے میں جب کوئی بجلی کا لائن ہوتا تو اس کے ساتھ لیبر ہوتا، اس کے ساتھ بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے اور اس تاروں کو اوپر اٹھا دیتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی موقع ہے کہ وہ مشینری اتنی بڑی ہوتی کہ ان تاروں کو ان کو کاٹنا پڑتا، ان تاروں کو کاٹ دیتا، اس کے بعد اپنے مشینری کو گاڑیوں کے ذریعے گزار دیتا ہے اور دوبارہ اس پر کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ اب جب آپ آئے ہیں اس وقت تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہزاروں مزدور، مشینیں، رات دن آواز، شور، یہ سب ہوتا ہوگا۔ اب کیا منظر آپ نے دیکھا ہے؟ یہ ہے کہ اسی وقت جب فرائیڈے کو جب ہم ریفریشمنٹ کے لیے غازی چلے جاتے، ادھر دوسن میں ہم کسی ٹیم فلم دیکھنے کے لیے جاتے، تو ایسا بھی موقع ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک خالی میدان ہے، اور جب ہم نے وہاں فلم دیکھ کے واپس آنا تھا ہمیں، تو میں نے دیکھ لیا کہ ایک بڑا کارخانہ لگا ہوا ہے گھنٹوں میں، بالکل گھنٹوں میں، اتنا جلدی اور آٹومیٹک کام ہو رہا تھا اس پر۔ تو یہی مناظر لوگوں کے لیے دلکشی کا باعث بھی بنتا، اور ویسی ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی لوگوں کو۔ کام کے دوران کبھی کوئی حادثہ ہوتا تھا؟ کوئی مزدور کچل گیا، کچھ ہو گیا؟ بہت سے، زیادہ تر حادثے جو ہوتے وہ ڈرل مشین کی وجہ سے ہوتے۔ جب پہاڑوں کو کاٹ دیا جاتا تو ڈرل مشین کے ذریعے یہ حادثے ہوتے۔ یہ ڈرل جو ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، یا کبھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا، تو اس کے ذریعے بہت سے لیبر ایسے تھے، بہت سے حادثے اسی طرح ہوئے تھے کہ اس میں بجلی کے کرنٹ لگے ہوئے تھے۔ ویلڈنگ کے دوران جب وہ وائر بچا ہوا تھا تو اس کے ساتھ وہ کرنٹ آتا اور اس کرنٹ کے ذریعے لوگ ہلاک ہو مر جاتے جی۔ اور کچھ ایسے بھی حادثے ہوئے ہیں کہ پہاڑ پٹ جانے سے، ان کے تودے گرنے سے کچل گئے تھے اسی طرح۔ اس میں بہت سے ایسے ہیں کہ اس میں لاپتہ ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ میں نے اسی ٹائم دیکھے ہیں ایسے کہ ڈیم کے پانی میں گر کر بس اسی طرح عدم پتہ ہو گئے ہیں۔ یہاں تک میں نے دیکھے کہ جب یہ سپل وے ہے نا، یہاں کو چالو کر دیتا اور پھر اس کو بند کر دیتا، تو میں نے بڑے بڑے مچھلیوں کو دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور پتھروں میں نے پائے ہیں اسی طرح۔ یہ تھے ممتاز حسن۔ وہیں میری ملاقات ضلع سوابی کے مشتاق احمد صاحب سے ہوئی۔ ضلع سوابی کا علاقہ ڈیم سے نیچے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا ڈیم بننے کے فائدے تو بہت ہیں، اس سے کیا کچھ نقصان بھی ہوا ہے؟ نقصانات تو یہی ہیں کہ ابتدائی مراحل سے لے کے آج تک جو بیسیکلی پرانی آبادی ہے تو اس میں سیموتھ اور کوئی سلیکیٹ قسم کی بیماری پیدا ہوئی لنٹر ٹائپ سے۔ باقی یہاں کی فصلیں جو ہیں تو وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو چکی ہیں،
जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इब्तदाई दौर से अभी तक वो कोशिश कर रही है कि यहाँ से सीमत और ख़त्म हो जाए। नीचे जो बस्तियां हैं दरिया के किनारे किनारे, डैम बन जाने से वो मुतासिर हुई हैं क्या? नहीं, यही तो मुतासर नहीं हुई। इब्तदाई दिनों में ये लोग ज़हनी तौर पे काफ़ी हद तक डर गए थे और कई दफ़ा हंगामे के तौर पे यहाँ से भागने की कोशिश की थी, मगर अब तो वो सुकून से रह रहे हैं। वैसे उनको ये प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है कि अगर लड़ाई हुई किसी के साथ तो ये एयर फाइटिंग में बम्बिंग से फाइट हो जाएगा, मगर फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, हम इसका अपना इंतज़ाम करेंगे, एंटी एयरक्राफ्ट वगैरह गन लगा के हम अपना बचाव कर सकते हैं। आपको पता है कि नीचे एक और डैम बनाना चाहते हैं, कालाबाग डैम। आप क्या महसूस करते हैं? आप उसका मुताला करते रहे हैं, आपका ख्याल है बनना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि मेरे साथ कई सर्वेज मिले हैं तो उनको मेरा अपना ये है कि कालापाड़ डैम बन जाए। वो तो एक और बात है कि कई सियासी लीडर इब्तिदा में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में बिजली की इंतहाई दर्जा कमी है और अभी भी हम लोड शेडिंग से काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं। तो चीज़ ये है कि वो बनना चाहिए। बाकी यह है कि वो कुछ टेक्निकल सवालात थे उसमें, तो वो उन्होंने प्रॉब्लम हल कर दिया है कि वो कहाँ तक वाटर लेवल आता है, कहाँ तक नहीं आता। और बहरहाल अगर वाटर लेवल ज़्यादा भी हो तो ये लाजमी नहीं है कि हम इसी इलाके में रहें, हम पाकिस्तान के किसी खत्े में भी रह सकते हैं। ये थे मुश्ताक अहमद साहब, जो कालाबाग डैम की तामीर की खातिर अपनी ज़मीनें छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। और ये है वहीं मौजूद एक जज्बाती नौजवान जो कालाबाग डैम की तामीर का सख्त मुखालिफ था। मैंने पूछा, आप क्या कहते हैं, कालाबाग डैम ना बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जी। इस तरह के ये चारसारा, ये सारे इलाके जो है कालाबाग डैम खास, तो हमारे चारसारा सारा मैदान जो है पानी पानी होगा। और बिल्कुल तो हम ये सरहद के जो पठान लोग ये पर बिल्कुल जिस तरह फकीरों के अपने गोथरी खन कुछ बन के ले जाए दूसरे सिंध को या और दूसरे किस तरह माजर बन के दूसरे सूबे में फिर चले जाए। अगर हुकूमत हमारे कालाबाग डैम बनाते हैं तो फिर ये इस तरह के कि पठानों को पाकिस्तान से भी निकाल दें। कालाबाग डैम बनना चाहिए, कालाबाग डैम ना बनना चाहिए। जहाँ तक ये दरिया चला वहीं तक ये बहस भी चली। और अब मैं वापस चला। डैम से उतरकर मैं दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। इस इलाके के बाशिंदों ने बरसहा बरस ये डैम बनते देखा होगा, इसकी तामीर में हाथ बटाया होगा और इसकी तामीर से फैज़ उठाया होगा। वहीं दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव मिला जिसका नाम जम्मू था, और वहीं एक शफाखाना नज़र आया जिसमें मरीज़ कतारों में बैठे थे और एक डॉक्टर साहब उनका मुआयना कर रहे थे। ये नौजवान डॉक्टर बहादुर शेर खान थे। मैं उससे पूछने लगा कि ज़रा बताइए, आपके इस इलाके में कैसी समाजी तब्दीली आई है? पहले यहाँ के हालात कैसे थे, अब लोगों का रहन सहन और उनका रवैया कैसा है? इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई है लोगों में। अभी मतलब बाहर जाने से खुशहाली ज़्यादा आई है, कुछ एजुकेशन की तरफ लोग ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। वैसे पहले भी थे हमारे यहाँ स्कूल, हाई स्कूल गाजी जो है ये काफ़ी अरसे से है, मेरी याद से पहले का है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आसार में। पहले ये है कि लोग ज़्यादा थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़ते थे, अब वो सी बातें नहीं है। ये एक चेंज मैं महसूस करता हूँ कि छोटे होते थे तो सुनते थे रोज़ाना कि फ़लाँ जगह कत्ल हो गया, फ़लाँ जगह, लेकिन अब ऐसी बातें रेयर हो गई हैं। जो लोगों में मतलब खुशहाली की वजह से लोग अब ज़्यादा उस बातों की तरफ नहीं जाते, लड़ाई झगड़े की तरफ। ये बताइए डॉक्टर साहब के तरबेला डैम की तामीर का इस इलाके पे कोई असर पड़ा है किसी तरह? तरबेला डैम की तामीर से ये है कि हमारे यहाँ लेबर जो है काफ़ी ट्रेंड हुई है, लोग काफ़ी ट्रेंड हुए हैं, मैकेनिकल भी, इंजीनियर्स भी, और उस वजह से ये है कि रोज़गार लोगों को ज़्यादा, मकामी लोगों को भी ज़्यादा मिले हैं। तो उससे काफ़ी ये तरबेला डैम, तो खैर मैं ये समझता हूँ, मैं उस वक्त मैट्रिक में था जब ये काम शुरू है, तो ये हमारी ये साथ ही शुरू है, तो उसके बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है तरबेला डैम के आने से। लोगों का मतलब एग्रीकल्चर से ज़्यादा लेबर वर्क की तरफ रुझान हो गया। अब ज़मीनों पर इतनी तवज्जो नहीं देते, ज़मीनें वैसे भी कम हो गई हैं कुछ, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अन लेबर जो है मतलब डेली वेजेस या पेज पर ज़्यादातर ज़मींदारी की तरफ अब कम लोग हैं, वैसे पहले की तरफ रुझान कम है। ये थे तरबेला से ज़रा नीचे गांव जम्मू के डॉक्टर बहादुर शेर खान। वहीं करीब उन लोगों की बस्ती थी जो डैम की तामीर और झील के बनने से बेघर हुए हैं। वो बस्ती अब हैमलेट कहलाती है। कभी उसकी तामीर ज़ोर शोर और जोश व खरोश से शुरू हुई होगी। लोग बड़ी आस बांधे उसमें आकर आबाद हुए होंगे। बड़े बड़े मंसूबे और उनसे भी बड़े वादे हुए होंगे। अब वो बस्ती हालात के रहमो करम पर छोड़ दी गई थी। हर चीज़ अधूरी थी। जो कभी मुकम्मल रही होगी वो अब टूट रही थी। अब उस बस्ती में बड़ी बड़ी मायूसियाँ
اور ان سے بھی بڑی اداسیاں آباد تھیں۔ میں بھی وہاں سے مایوس لوٹا اور سوچتا آیا کہ کاش میں نے ان کی کہانیاں نہ سنی ہوتی، اور کاش ان کی زبان کوئی اور ہوتی اور میری زبان کوئی اور۔ مجھے تربیلا ڈیم کے کنارے چائے خانے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے دو نوجوان یاد آ گئے جن کی زبان میری سمجھ میں نہ آ سکی، مگر جن کی امیدیں اور جن کی امنگیں صاف سمجھ میں آ رہی تھیں۔ وہ دو نوجوان مجھے بہت یاد رہیں گے اور ان کی وہ باتیں بھی بہت یاد رہیں گی۔ بل دې علاقې سره اوس دا ګندف چې د پاس دا علاقه دا هم غرونه ښه صحیح سیندري ده، بل دې سره سیرکوټ چې د کوم شاید دوی وویني سیرکوټ چې د کوم هغه غرونو دلته اوس څومره ګرمي ده او سیرکوټ کې یخې هواګانې چلیږي او خشته علاقه شمارېږي. په دې وجه باندې دا علاقه زموږ علاقې نه لګه صحیح ده. مهرباني.